Good evening, sir. Guys, go through your last lecture notes. If you have any doubts, you can ask. सर Yes. सर मुझे वो लाइन समझी, मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इज मोर रेजोनेंस एनर्जी, कैन यू एक्सप्लेन दैट? वो स्टेटमेंट बेटा आपको याद रखना है। मोर रेजोनेंस stabilization implies more resonance energy. सिस्टम जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना हम बोलते हैं उसकी एनर्जी कम हो जाती है। जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा एक गिवन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और जो एक्चुअल कंपाउंड है, इनके बीच का जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, ये थर्मोडायनेमिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा, उसको रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। तो जितना हमको पता चलेगा ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कंपाउंड यानी कंपाउंड का एनर्जी उतना ज्यादा कम हो जाएगा, राइट? इसके कंपैरिजन तो डिफरेंस बढ़ जाएगा और उसी को रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप ये स्टेटमेंट याद रखो। ओके सर, समझ गया। सर हाँ बोलो। सर हम एक कंपाउंड की जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है सर, उनके बीच में कंपैरिजन करेंगे ना रेजोनेंस एनर्जी का? नहीं, रेजोनेंस एनर्जी का कंपैरिजन जो होता है वो एक्चुअल कंपाउंड और जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उनके बीच की डिफरेंस जो एनर्जी होती है उसको रेजोनेंस एनर्जी। सर आप एक बार वो एसिडेट आयन के साथ समझा सकते हैं? क्या समझा सकते हैं? सर जो आपने एसिडेट आयन का एग्जांपल दिया था ना सर कि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे O पे हमेशा वो नेगेटिव चार्ज होता है ना? हाँ, तो मतलब सर आप वो क्या जानना चाहते हो, ये क्यों ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? ये हाँ 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 सर, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नेगेटिव और मोर इसके दोनों जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो एक जैसे दिखते हैं, प्लस इक्विवेलेंट। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे थ्रू आउट, बस। सर हाँ, सर ज्यादा हाई रेजोनेंस एनर्जी होने से क्या होता है? ज्यादा एनर्जी होने से क्या होता है? रेजोनेंस एनर्जी से ज्यादा क्या होता है मतलब? हाँ समझ, ज्यादा एनर्जी होगा तो फिर वो कैसे अलग होगा बाकी सबसे? दो कंपाउंड्स का कंपैरिजन कर सकते हैं उसमें। सर क्या दो वापस बोल? दो कंपाउंड्स का कंपैरिजन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें निकलती हैं। आगे चल के एरोमेटिसिटी का इससे डिस्कशन करेंगे। आप अभी बुकलेट सॉल्व करोगे, उसमें भी आपको ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट भी क्वेश्चंस बनते हैं, रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा है किसकी कम है। ओके सर, ओके सर। सर आपने नोट्स में भी मेंशन किया है कि मोर रेजोनेंस एनर्जी इंप्लाइज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज। क्या सर रेजोनेंस एनर्जी बढ़ने ब्रेक हुआ आवाज बेटा आपका। कोई और डाउट पूछो ना, इसकी आवाज चली गई है। एनी अदर स्टूडेंट, एनी अदर डाउट? सर एक बेसिक सा डाउट है बोलो। सर, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर अपने को एकदम अच्छे से मास्टर करे सर, इसमें थ्योरी को लगातार रिवीजन करना चाहिए कि सर प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए? प्रॉब्लम प्रैक्टिस। ओके सर रेजोनेंस एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी का क्यों फर्क क्या होता है? पर ऐसा कुछ ज्यादा बोलते नहीं हम, केवल ये रहता है कि सिस्टम ज्यादा स्टेबलाइज्ड है
तो ज्यादा स्टेबलाइज्ड है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, ऐसा रहता है। ओके हाँ सर, ये बॉन्डिंग में पढ़ा है सर ग्राफ के साथ। तो कॉमन सेंस भी है, ज्यादा एनर्जी है तो कम स्टेबल है, कम एनर्जी है तो ज्यादा स्टेबल है सिस्टम। और बोलो। सर स्टार्ट करते हैं। चल, सो प्लीज राइट नेक्स्ट एप्लीकेशन टू डिटरमाइन। सर वेट, अरे बता। Somebody saying something? कंटिन्यू मैडम मेरे पास आवाज नहीं आ रही है, कंटिन्यू सर। फिर किसी ने स्टॉप क्यों बोला, वेट बोला? हाँ सर, वो रेडी नहीं थे ना। Guys, please write application to determine electron density in benzene ring. इसको आप चाहिए तो लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। और साथ में आप चाहिए तो लिख सकते हैं एक और इसका कंटिन्यूएशन है, रिएक्टिविटी। या तो आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक कर लें और उसी सेंस में रिएक्टिविटी भी होगा, तो कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं नजर आएगा, आप आंसर दोनों का लगभग सेम ही रहता है। गाइस मतलब क्या? कौन बोल दिया बीच में? हेलो सर, यस। रिएक्टिव का मतलब क्या है यहाँ पे? अरे बताने तो दो मुझे, अभी तो हेडिंग ही डाला है। ओके सर। चलिए, वॉर शुरू हुआ नहीं, पहले ही मार डाला। गाइस, if I connect a group G with this benzene, so हम लोगों ने अभी कैरेक्टर्स देखे हैं, मान लेते हैं, जस्ट एज्यूम कि G इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग का क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, कॉमन सेंस है ना। और अगर इसी तरह से मैंने कोई ग्रुप दूसरा लगाया एंड आई सेड कि ये जो ग्रुप है दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, then electron Decrease हो density जाएगा। of the ring will decrease। ये नॉर्मल सा सिनेरियो, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया। अब आते हैं रिएक्टिविटी के पॉइंट से। जैसे ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग का अगर आप ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करें, देन यू सारा sp2 है, सब sp2 है, तो अपने को मालूम है कि ये रिंग प्लेनर है एंड उसके परपेंडिकुलर जो ऑर्बिटल्स हैं p वाले, वही पाई बॉन्ड बना रहे हैं ऐसा। फिर इनके बीच में डीलोकलाइजेशन भी हुआ। सो ओवरऑल आप क्या बोलोगे कि ये रिंग एक प्लेन है और अबव द प्लेन हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बिलो द प्लेन हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन्स। So if the ring has got pi electrons, yani high pi electron density, then what kind of reagent will attack? Can you guess? Electron seeker or electron donor? इलेक्ट्रॉन सीकर। तो सीकर, इलेक्ट्रॉन सीकर को हम लोग साइंस में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो ग्रुप होता है, ये एक आयन होगा, कंपाउंड होगा, जिसको आप इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे हो। इलेक्ट्रॉन सीकर, तो ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे। सो बेंजीन रिंग पे अटैक करने वाला कौन है? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि बेंजीन एक कोई अमीर इंसान है और E+ एक भिखारी है जिसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो भाई इसके पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा
होगा उतना इस जो अटैक करने की टेंडेंसी ई प्लस की है उसकी बढ़ जाएगी। रिच जितना ज्यादा होगा भिखारी उतना इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो आपने क्या किया है, ग्रुप जी लगा दिया। इससे इसकी रिएक्टिविटी बढ़ भी सकती, कम भी हो सकती है। तो जैसे जैसे आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा रिंग का, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा। क्या जी ये बढ़ेगा। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। First you copy this and then we will talk about different groups जिन पे हम अभी चेक करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा कम करेगा कैसे। So first you copy this part. सर आप हमको नोट लिखवाओगे, हम खुद से लिख लें? इसमें मैं कोई नोट नहीं लिखाऊंगा। And let me know if you have done everything. Huh? सर यहाँ कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज होना कुछ सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है कि जो रिंग है वो प्लेनर है और पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड है वो रिंग के ऊपर है और रिंग के नीचे है। सर तो इसका रिएक्टिविटी का कोई रिलेशन? रिएक्टिविटी अभी और डिटेलिंग जब करेंगे फ्यूचर में तो उसमें रेजोनेंस आएगा, उसमें वो जो इंटरमीडिएट बनता है उसकी स्टेबिलिटी आएगी। अभी के लिए तो बड़ा सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर रिंग की बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, बस इतना। और ओके। Should I remove this? सर बस एक मिनट। सर एक मिनट। यस सर। Yes, sir, done. सर डन। Oh, सर एक मिनट सर स्क्रीनशॉट लेता हूँ। सर डन। oh. Guys, if you recall मैंने आपको बोला था कि जो रेजोनेंस वाले ग्रुप्स हैं मेसोमेरिक वाले उनको आपको याद नहीं रखने की जरूरत, वो अपने आप निकालोगे। तो मैंने लास्ट टाइम आपको ऑलरेडी बता दिया। एंड जैसे इंडक्टिव में आपको स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है ना, यहाँ पर उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट देर आर मेनी केसेस जहां पर आपको डिफरेंस विजिबल होगा तो वहां क्लियरली आपको आंसर पता चलेगा। So I am just writing one question and with the help of that question I will try to explain you कि वो जो मेसोमेरिक इफेक्ट है या रेजोनेंस है वो किसी ग्रुप का कितना ज्यादा कम या ज्यादा वो कंपैरिजन कैसे करे। So if I see this, इसको ऐसे लिखते हैं, write the electron density order on benzene ring for following। अब इसमें लेट मी राइट वन कंपाउंड एज ये एक मैंने चूज किया NH2, एक मैंने चूज किया OH।
देखिए इन 3 केसेस इफ यू सी, तीनों में इलेक्ट्रॉन वो रेजोनेंस के थ्रू अंदर जाता है. So in all cases electron density of the ring increases, but comparison करना है कौन ज्यादा इफेक्टिवली दे पा रहा है. तो जैसे मान लीजिए पहले आप दो न्यूट्रल वालों का देख लो, दोनों के पास लोन पेयर है, एक में ऑक्सीजन के पास है, एक में नाइट्रोजन है. इफ यू राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे इस वाले के लिए लिखो, तो आप रियलाइज करोगे कि रेजोनेंस लिखने के बाद N पे प्लस आता है और इसका रेजोनेंस लिखने के बाद O पे प्लस आता है. Since oxygen has given its electron pair, oxygen is getting positive charge. Here nitrogen is giving its electron pair, nitrogen is getting positive charge. Can you tell me out of N and O, which one is more capable of holding this positive charge? N. सर ओ होगा ना? नाइट्रोजन. N, because N is less electronegative than oxygen. इसका मतलब है nitrogen can easily give electrons during this resonance as compared to oxygen. So if I ask you Sir, which one is but- more powerful, NH2 और OH रेजोनेंस के लिए कौन ज्यादा पावरफुल हुआ, तो आपका आंसर होगा ये. और ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन कई केसेस में आप इस तरह से आंसर्स आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो. बोलो क्या कह रहे हो बेटा? सर O प्लस सर फिर उसका हाफ फिल्ड हो जाएगा ना सर पी ऑर्बिटल, तो उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, स्टेबल रहेगा. टेबल तो नाइट्रोजन भी है. नहीं किस सेंस में सर, स्टेबिलिटी की बात सर कर रहे हो? O प्लस और N प्लस के कंपैरिजन में बोल रहा हूँ. दोबारा बोलो, क्या हाफ फील्ड बोल दिया आपने? सर जब O से O प्लस बनेगा सर, तो उसके 8 से 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, तो सर 8 से 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्यों? सर एक इलेक्ट्रॉन मुझे गया तो 8 दिखाई दे रहे हैं, तुम नहीं देख पा रहे हो क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको मैथ्स कहते हैं. सॉरी सर. हो गया. सर आप एक इधर वापस भी बता दो. मैथ्स लगा. क्या बता दूं? सर ये सर मैं समझा नहीं. 8 कैसे हुआ? नहीं सर, ये ज्यादा स्टेबल, मतलब ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कौन होल्ड कर पाएगा? ये मैंने नहीं, बच्चों ने बताया. मैंने बोला कि हमको ये चेक करना है कि नाइट्रोजन आसानी से रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या ऑक्सीजन. तो हमने दोनों का रेजोनेंस करा के देखा. पहले वाले में रेजोनेंस यानी नाइट्रोजन वाले में नाइट्रोजन पे प्लस आ गया रेजोनेंस करने के बाद, और ऑक्सीजन वाले में ऑक्सीजन पे प्लस आ गया. बोला गया कि कौन प्लस को बेटर होल्ड कर सकता है, बोले नाइट्रोजन. इसीलिए हमने बोला कि सिंस इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल मिल रहा है, तो ये ज्यादा आसानी से रेजोनेंस करेगा. तो NH2 अगर ज्यादा आसानी से रेजोनेंस करेगा, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन is more capable of giving electron pair to benzene ring. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ेगी. क्या समझ में आया? यस सर. तो फिर इधर दोनों ERG है, बट NH2 ज्यादा अच्छा ERG है. ज्यादा अच्छा यार जी, बिल्कुल से वाया रेजोनेंस. हाँ, ऐसे लिखना है. तो ये हमको एक्चुअली पावर का भी पता चल गया. यस सर. ठीक है. ऑल्दो इतना आसान नहीं कि हर केस में आप प्रेडिक्ट कर दो, बट वो क्वेश्चन ही वही देगा जो आप निकाल पाओगे. तो इसीलिए मैंने जानबूझ के ऐसा एग्जांपल ही चूज किया जिसमें पॉसिबिलिटी है कंपैरिजन की. तो ये हो गया आपका पावर, और इसी से आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी प्रेडिक्ट कर दी. तो मेरे को अगर 1 2 3 में लिखना है तो 1 का तो मालूम नहीं, लेकिन 2 ग्रेटर देन 3 तो डेफिनेटली है. ठीक है. अब आते 1 पे. पहले तक कॉपी करना चाहोगे और शुड आई कंप्लीट दिस? 1 भी बता दो. सर कॉपी करना है. सर कॉपी करना चाहेंगे. कर लो. सर एक सिली सा डाउट है.
सर जो थर्ड वाले केस में हमने सर वो रूल लगाया ना सर, वो लोन पेयर सिंगल डबल में बस फ्लिप किया सर, फिर ओपे प्लस चार्ज कैसे आया सर, मुझे नहीं क्लिक हो रहा। वो न्यूट्रल था, उससे इलेक्ट्रॉन निकला तो प्लस आया, सिंपल सी चीज है। सर बट 2 निकले ना, तो 2 प्लस आना चाहिए ना। क्या 2 निकले? एक तो उसका खुद का था ना, और शेयरिंग में है तो वो, जब शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन शेयरिंग में उसके पास ही एक रह रहा है ना, आप इफेक्टिवली देखोगे। ओके सर। अगर तुम ये सब हैंडल नहीं कर पा रहे तो अपने को सिंपल रखो, जबरदस्त, क्योंकि ऐसा कुछ वो आपसे नहीं पूछने वाला है। और ये बड़ा सिंपल सी चीज आप याद रखो, न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो प्लस ही आएगा, कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है। और वो अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक गया 2 बचा, तो उस झंझट में मत पड़ो, उतना कुछ वो वैसा नहीं पूछता कभी। सिंपल है, न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किया है, सामने वाले को फायदा हो रहा तो इसको लॉस होगा ही होगा, ऑब्वियसली इसके ऊपर प्लस आएगा। सबने कॉपी कर लिया, लिख लिया, व्हाटएवर जो लिखना था? यस यस सर। आप देखो, जैसे इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि ओ पे प्लस क्यों आया, अब आपको इसमें समझ में आएगा कि ओ पहले से ही निगेटिव है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा अपने, तो ओ क्या बन जाएगा? न्यूट्रल। यस, इसीलिए, और वो तुमको कुछ करना भी नहीं है, अपने आप न्यूट्रल आएगा, तुमको दिमाग नहीं लगाना, केवल स्वैप कर देना। यहाँ पर देखो आ गया ना, ओ न्यूट्रल बन गया। सिंस ओ पे कोई चार्ज ही नहीं आ रहा है, इवन दो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन कोई प्लस चार्ज नहीं आया, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड केस है, यानी कि ओ माइनस सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी रखता है आउट ऑफ दीज 3 केसेस। तो इसीलिए अगर पावर में जाओगे तो ओ माइनस सबसे अच्छा रेजोनेंस दिखाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बेंजीन रिंग में उसी केस में सबसे ज्यादा आएगी। सिंपल। बाकी में न्यूट्रल वालों में चार्जेस आ गए प्लस प्लस, इसलिए तुमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक की, इस पे कोई चार्ज नहीं आया तो ये सबसे अच्छा था तीनों में। इज इट क्लियर? यस सर। लिख लो हाँ, जो भी आपको समझ में आया हो। सर यस सर आपने नीचे में NH2 इज ग्रेटर देन OH में सर आपने उसके नीचे अंडरलाइन करके क्या लिखा है, तो मैं स्क्रीन पावर, पावर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आया रेजोनेंस। ओके सर, गॉट इट। और जो सबसे नीचे है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर है ऑन बेंजीन रिंग या इन बेंजीन रिंग। सब कुछ आप अच्छे से लिखना, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना है आपको इस तरह से, और एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। यस सर। Should I remove this page? सर Yes, sir. एक मिनट सर वो फर्स्ट केस में पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं आया, वो आप और एक बार समझा सकते हैं क्या? ये निगेटिव था ना, अब जब हाँ, तुमने इसमें से इलेक्ट्रॉन्स हटाए तो निगेटिव में जब प्लस डाल दोगे तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो हाँ जाएगा। सर, ठीक है ठीक है सर। या इतना दिमाग नहीं लगाना है, तो भाई स्वैप कर रहे हैं ना, इधर से उधर केवल एक्सचेंज ही तो किया, तो चार्ज क्यों आएगा वो पे? हाँ नहीं सर, समझा, थैंक यू। गाइस, अब एक दूसरा जैसे एग्जांपल इफ आई चूज, एक लेते हैं OH और एक एग्जांपल लेते हैं ये वाला OCO-CH3, यानी मुझे दोनों का पावर बताना है OH का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ज्यादा है या फिर OCO-CH3 का। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से सोचो कि ये ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन्स अपने बेंजीन रिंग को दे रहा है, वो इस CO के साथ भी रेजोनेंस में, याद है कल का एग्जांपल मैंने दिया था क्रॉस कॉन्जुगेशन? यस सर।
तो बस वही स्टाइल है कि ये पापा है और ये तुम हो। पापा चाहते हैं सिग्नल पे जाके पैसे दें, लेकिन तुम कह रहे हो नहीं नहीं वो पैसे मुझे ही दे दो। तो पापा को सिग्नल पे पैसे जो देने हैं वो कम पड़ गए। इसमें बच्चे ने पैसे की कोई डिमांड नहीं की, यानी इंटरनली देयर इज नो रेजोनेंस विद इन द फैमिली, देयर इज नो रेजोनेंस विद इन द ग्रुप, नो रेजोनेंस। इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर पूरी तरह से इधर जा रहा है। तो देयर इज नो क्रॉस कॉन्जुगेशन हियर। यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन हुआ तो इफेक्टिवली पूरे फैमिली, पूरे ग्रुप का जो रिलीजिंग पावर है वो क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि रिलीजिंग पावर तो ये बेंजीन बताएगा, भिखारी को जितना पैसा मिलेगा उसी के बेसिस पे भिखारी तुम्हारा कैरेक्टर बताएगा, तुम कितने रिच हो। इधर वो पूरा का पूरा पैसा भिखारी को दे रहे हैं, इधर घर वाले ही रो रहे हैं, तो इधर ऑटोमेटिकली इफेक्ट कम हो गया। तो इसीलिए आपका जो पावर होगा, किस चीज का पावर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर वाया रेजोनेंस। क्या समझ में आया? यस सर। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में पहले वाले केस में ज्यादा हो गई। इसको भी लिख लो आप। सभी हम अल्टीमेटली ये बोल सकते हैं ना कि क्रॉस कंजुगेशन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का जो स्ट्रेंथ है वो लेस रहेगा। हाँ, ओवरऑल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर डिक्रीज कर गया बिकॉज ऑफ विद इन दैट वो क्रॉस कॉन्जुगेशन जो हुआ। डन? सर प्लीज जस्ट अ मिनट। डन सर। सर एक मिनट। डन? यस सर। Yes, sir. यस सर। मैं एक बार फिर से आपको बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं कि हर केस में आप कंपैरिजन कर पाए। तो क्वेश्चन अगर आएगा भी तो उसी तरह से बनता है जिसमें कंपैरिजन पॉसिबल हो।
तो वो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे अलग अलग बुक से तो ऑटोमेटिकली आपको क्लैरिटी आ जाएगी। इसलिए पहले से ही आप डाउट्स क्रिएट मत करना, क्वेश्चन सॉल्व करना। इसलिए जैसे क्लास में शुरू में बच्चे ने पूछा क्या करना चाहिए ज्यादा, तो मैंने कहा प्रॉब्लम्स ज्यादा करनी चाहिए रादर देन आप थियरी में ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो आप खूब सारे प्रॉब्लम्स करना, यू विल गेट द एक्सपीरियंस कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं। नहीं तो क्या होता है, हम सेल्फ क्रिएटेड क्वेश्चंस में हमेशा फंसे रहते हैं और कोई आंसर देने वाला नहीं होता है। गाइज इसमें एक क्वेश्चन आप लिख सकते हो, वैसे मेरे ख्याल से आप आंसर आराम से आप कर पाओगे। राइट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, राइट द ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। Guys, quickly find the answer. सर आपको चैट पे लिखना है क्या? हाँ, चैट बॉक्स। Good. Very good. Guys, all of you, फटाफट आंसर दो। Good, very good, good, good. सबने कर लिया? Should I discuss? Yes, sir. Guys, बहुत सिंपल है, सारे एग्जाम्पल लगभग आपको आते ही हैं। These two are cases of cross conjugation. ठीक है, इसमें N का लोन पेयर इस CO के साथ रेजोनेंस में, इसमें O का। एंड आउट ऑफ दीज टू, दोनों क्रॉस कॉन्जुगेशन अब सीधे N और O पे डिसाइडेड है। N लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जब प्लस आएगा तो ज्यादा अच्छे से होल्ड कर पाएगा, O नहीं कर पाएगा। इन दोनों का पहले से ही मैं आपको बता चुका हूँ, इसका भी पहले से मालूम है। स्ट्रेट आंसर हो गया 1 2 3 4 5। एनी कंफ्यूजन किसी भी 2 3 किसके बीच में? एनी डाउट? नो सर। बाकी लोग भी लिख लें इसको, जिनको आंसर थोड़ा बहुत लोगों ने गलत लिखा। सर हम 3 और 4 में मतलब कैसे डिसाइड करेंगे?
3 और 4 में क्रॉस कॉन्जुगेशन हो गया ना। ओके, तो थर्ड पे क्रॉस कंपैरेटिवली कॉन्जुगेशन कम होगा क्या? क्या चीज? समझा? मेरे को आवाज तो नहीं आ रही तुम्हारी, लेकिन क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से इसकी डोनेटिंग कैपेबिलिटी खत्म हो गई ना, वो ओ को दे रहा है। यस सर, यस सर, थैंक यू। सर गाइस लास्ट लेक्चर बोले। सर फोर्थ और फिफ्थ में ऐसा हो सकता है क्या, जैसे कि एक में अपने पास O पे न्यूट्रल है, एक फिफ्थ वाले में वो न्यूट्रल है और फोर्थ वाले में नाइट्रोजन न्यूट्रल है। अगर फोर्थ में ऑक्सीजन पे मतलब नेगेटिव या फिर पॉजिटिव साइन रहेगा तो फिर उसके ऊपर कैसे डिसीजन लेंगे? ये है ना, पहला तो वही है, वो तो नंबर 1 हो गया। नहीं सर, फोर्थ और फिफ्थ में अगर ऐसा केस हुआ, मतलब कि ऐसा ग्रुप है और ग्रुप में भी ऑक्सीजन के पास नेगेटिव या फिर पॉजिटिव साइन है, ऐसा हो सकता है? तुम टेंशन मत लो। अरे तुम फिर वही सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स में फंस रहे हो। मैंने अभी क्या समझाया, आप बिल्कुल टेंशन ना ले। प्रॉब्लम्स आप बुकलेट में भी करेंगे, दूसरी बुक्स में आपको एकदम क्लियर होगा कि किस तरह से बनते हैं। क्या आपके पास कोई ग्रुप है तो फिर बात करते हैं। हो सकता है हम कंपैरिजन ना कर पाए, जरूरी नहीं कि आप हर बार कंपैरिजन कर पाए। तो ऐसे एग्जांपल्स आपको दिए जाएंगे जहां कंपैरिजन फीजिबल हो, क्लैरिटी है बिल्कुल। यहाँ पर कहीं पर क्रॉस कॉन्जुगेशन है, कहीं पर वो प्योर न्यूट्रल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आया, कहीं पर ऑलरेडी माइनस है, कोई चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है, इस तरह से आंसर आ गया। तो आप इसका टेंशन नहीं ले, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके सर। Should I remove this? मैंने ये जो एप्लीकेशन सेट किए हैं, बनाए हैं ना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ही बनाए हैं। मतलब जैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आपको उसका टेंशन लेना ही नहीं है कि ऐसा कुछ अलग सा अगर होगा तो वो मैं कहीं ना कहीं कवर करूंगा उसको, और उसके बाद आप खुद भी प्रॉब्लम्स करोगे। यू विल गेट द एक्सपीरियंस। फिर डाउट आता है देन वी विल डिस्कस। सर फर्स्ट केस में सर ऑक्सीजन जब न्यूट्रल बन जाता है तो हाँ सर उसका और पावर में क्या रिलेशन आपने समझाया था सर, आप एक बार रिपीट कर सकते हैं कि जो पावर ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन। ऐसा है कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास खूब सारा पैसा है, तुमने थोड़ा पैसा भिखारी को दे दिया तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ा ना। अब जिनके पास काम चलाओ भर का पैसा है, उन्होंने भिखारी को दे दिया तो उनके खाने पीने के लाले पड़ गए। तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर दिस नाइट्रोजन, क्योंकि उनके पास कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इसके पास एक्सेस था, इसलिए वो आराम से दे पा रहा है, इसलिए ज्यादा पावरफुल। आप ऐसे भी समझ सकते हो। सर इसका मतलब NH2 सोचेगा ना सर रिएक्ट अलग अलग केसेस में कि कितना कब देना और कब नहीं। हाँ मतलब नहीं, दोनों केपेबल है। कंपैरिजन तुम कर रहे हो अच्छा ना, तुम अमीर हो लेकिन तुम्हारे सामने मुकेश अंबानी आ जाएगा, तो थोड़ी ना तुम उसके सामने शो ऑफ करोगे, हाँ है ना। कितने भी अच्छे शूज पहनते हो, कितनी भी अच्छी टी शर्ट पहनते हो, मुकेश अंबानी को थोड़ी ना दिखाने लगोगे। यस वैसे ही समझ लो कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के सामने चिल्लाएगा क्या आई एम मोर केपेबल, मैं तो दे पाऊंगा। दूसरे ग्रुप्स के कंपैरिजन में भी अच्छे से दे पाएगा जिनके पास लोन पेयर नहीं है। बट ऑक्सीजन या NH माइनस के सामने आया तो ये फिर खराब हो जाएगा। अमन पांडे सिंह, मुझे उसके डाउट का आंसर पता है। हाँ बेटा बोलो। कह रहा मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो, सर मजा वो आता जो है मुझे ऐसा डिस्कशन। एक लड़का पूछ रहा था ना, O के ऊपर चार्ज होगा तो और एंड में कंपैरिजन कैसे करेंगे? सर अगर O के ऊपर माइनस चार्ज एक हुआ वो मिनट लोन। एक मिनट, बड़ा एक्साइटमेंट है। मैं वो दूसरा बच्चा कौन है बेटा, कैन यू टेल मी द नेम? तभी दोनों लोगों को साथ में समझ में आएगा, बाकी लोग भी देख पाएंगे। वो इज द सेकेंड गाय जिसने क्वेश्चन नेम नहीं पूछा पता था। मुझे। वो किसने अभी क्वेश्चन पूछा था ना, O पे माइनस आ जाएगा, उसके रिलेटेड ये डाउट बता रहा है अमन पांडे के। ऋग्वेद करके है शायद बच्चा, आपने बेटा बोला था। नहीं, ऋग्वेद ने मना कर दिया, उसका डाउट नहीं है। किसका डाउट था यार? लावारिस डाउट थोड़ी ना अमन पांडे बताएगा। ले हद हो गई, अपना डाउट लेते नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फ्यूचर में कैसे काम चलेगा? अपनी चीजों को नहीं, अब लावारिस हो जाते हैं लोग। कोई कह रहा सत्या, सत्या सामने नहीं आ रहा है। चलिए
तो ये कह रहा अलग ही बच्चे हैं। अरे नए बच्चे ऐड थोड़ी ना होते हैं, वही है सब। अच्छा हाँ बेटा अमन बताओ क्या बताना चाहते थे, वो सर मैं इसको साइलेंट बोल मोड में। रहा जैसे एन न्यूट्रल और ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, सर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो एच पर पॉजिटिव आएगा और ओ न्यूट्रल होगा। तो सर एनी हाउ इन केस में तो ओ न्यूट्रल है, तो सर ओ विल बी मोर। यार मेरे को तो इतना नहीं सर सुनाई दिया क्योंकि माइक गड़बड़ है। बाकी लोग क्या समझ पाए? बच्चे ने क्या बोला? नो सर। नहीं सर। इंटरनेट का कोई सर इशू है इनको लगता है। इनविजिबल था। नेट इश्यू सर। अमन पांडे जी क्या आप एक बार और बताएंगे? हेलो सर, वॉइस क्लियर है? आ रही क्या बेटा किसी को उसकी आवाज? सब थोड़ी लो आ रही, नहीं बाकी सर, क्लियर आप है कंटिन्यू कर दो ना। वॉइस ब्रेक हो रहा है बेटा, और कई बार ये तुम्हारे कॉम्पिटिटर है सारे बच्चे, आवाज आ भी रही होगी तो मना कर देंगे। तो वो ग्रुप में वॉइस मेल डाल देगा सर, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते कह रहा है वॉइस मैसेज डाल देना बेटा, एक लोग कह रहे हैं ग्रुप में आवाज। गाइस हमने लास्ट लेक्चर का के और पीके कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था क्या? नो सर। हैं। नो सर। नो सर। We have not done K and PK concept. हाँ नो सर। नो सर। ओ चलो किसी और बैच में किया होगा। बट सर आप Guys, मतलब सारे एग्जांपल्स को ऐसा डेली लाइफ के मतलब डेली बेसिस के एग्जांपल से कैसे रिलेट कर लेते हैं? बहुत दिन से देखो बेटा, मेरे को भी मेरी केमिस्ट्री सबसे कमजोर थी, तो मेरे को समझ में नहीं आता था कैसे काम चलेगा, टीचर से पूछने में मैं डरता था। तो इसी तरह से सब बनता चला गया, अभी एक्सपीरियंस हो गया 15 इयर्स का। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, टू डिटरमाइन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड्स। जो हमने इंडक्टिव में किया था ना, उसका कंटिन्यूएशन है, आप ऐसा समझ लो। टू डिटरमाइन एसिडिक स्ट्रेंथ of compounds. So third application ना? Yes. सर ये लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ होगा ना? क्या बेटा? ये लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ होगा ना? नहीं, हम लोग जनरली जो है एसिडिक स्ट्रेंथ H+ वाला ही डील करेंगे, दैट मीन्स लॉरी ब्रॉन्स्टेड वाला। ओके ठीक है ना? तो इसमें हाँ, जैसे पहले तो मैं आपको एकदम थियरी पुराना वाला एक बार रिवाइज कर देता हूँ। HA व्हेन यू पुट इन वाटर, ये देता है H+ एंड A-। ठीक है, so we have said earlier that more, या मैं आपसे ही अगर पूछूं, can I say more dissociation of this HA means more acidic HA? Can I say that? यस सर। यस सर। तो मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ, जो जिस चीज पे आप यस बोल रहे हो उसको मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ। more dissociation of H+ ions of HA means more acidic, है ना? ये स्टेटमेंट्स, क्योंकि हमको स्टेटमेंट्स यूज करने पड़ते हैं ना बाद में क्वेश्चंस में डायरेक्टली, टाइम सेव करने के लिए। ये हो गया एक चीज। अब इसमें एक एक्चुअली अच्छा पुराना वाला कॉन्सेप्ट भी आप लिख ही लो यहाँ पर कि मोर स्टेबल, या मोर स्टेबल नहीं आपने पढ़ा था, लेस, ध्यान से देखना, क्या यही पढ़ा था? लेस बेसिक कॉन्जुगेट बेस implies more acidic
पेरेंट। Yes, क्या sir. सर याद है? बोला था वो। Yes, sir. हाँ, लेस बेसिक या वीक कॉन्जुगेट बेस का मतलब है स्ट्रॉन्गर पेरेंट एसिड, आप चाहे जैसे उसको बोलो। लेस बेसिक कॉन्जुगेट बेस कैसे पता करते थे हम लोग? जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होता था वो कम होना चाहिए था कि ज्यादा? इसका जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो कम होना चाहिए कि ज्यादा? कम फॉर होना वीकर कम होना बेस चाहिए। कम होना चाहिए। तो यहाँ लिख देता हूँ शुड बी लेस। नाउ आई एम गोइंग टू राइट वन स्टेटमेंट। ये जो लेस बेसिक कॉन्जुगेट बेस है इसके बदले हम एक और चीज यहाँ लिख सकते हैं, मोर स्टेबल। नाउ आई विल टेल यू कि ये मोर स्टेबिलिटी का कैसे क्या रिलेशन है। इसको तुम ऐसे सोचो, like if I write CH3 COOH, if I write the conjugate base of this CH3 C double bond O minus और H plus, guys ध्यान से देखो, ये दूसरा एग्जाम्पल है फिनॉल वाला। फिनॉल जब डिसोसिएट होगा तो फिनॉक्साइड बनेगा। थोड़े टाइम के लिए ये स्टेटमेंट भूल जाओ जो यहाँ पर लिखा है, जस्ट फोकस जो मैं बोलने जा रहा हूं। आर यू रेडी? Yes, sir. नाउ यू टेल मी कि ये डिसोसिएट हो रहा है, ये भी डिसोसिएट हो रहा है, राइट? आप क्या बता सकते हो एसीटेट आयन में और फिनॉक्साइड आयन में विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबलाइज्ड? एसीटेट आयन सबको मालूम है ना, एसीटेट आयन इज मोर स्टेबलाइज्ड। अगर ये ज्यादा स्टेबल हो गया, यानी प्रोडक्ट ये ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, तो ये ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि फिनॉल ज्यादा फॉरवर्ड जाएगा? एसिटेट। ये ज्यादा फॉरवर्ड जाएगा। अगर ये ज्यादा फॉरवर्ड गया है तो एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा या फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा? फिनॉल। अबे यार क्या कचरा कर दिया, पूरा ऊपर लिखा है, खुद बोला तुमने। और अभी तुमने खुद बोला कि एसिटिक एसिड ज्यादा आगे जाएगा। अभी जब एसिटिक एसिड ज्यादा आगे जा रहा है मतलब ज्यादा डिसोसिएशन हो रहा है, ज्यादा डिसोसिएशन हो रहा है मतलब कौन ज्यादा एसिडिक हुआ? एसिटेट आयन। उस लाइन के हिसाब से एसिड होना चाहिए। कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से कौन ज्यादा एसिडिक हुआ? एसिटेट आयन। अबे एसिड एसिटेट आयन तो कॉन्जुगेट है। या एसिटिक एसिड। कचरा कर दिया पूरा वॉर जीत लिया, बाद में बोले कौन जीता, बोला चाइना जीत गया। ऐसा थोड़ी ना होता है, सब कुछ सही किया, एंड रिजल्ट कचरा कर दिया। देखो इधर दोबारा मैं बता रहा हूँ, ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है? मोर डिसोसिएशन ऑफ HA मींस मोर एसिडिक, इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, अब मेरे को ये प्रूव करना है ज्यादा डिसोसिएट कौन हो रहा है इन दोनों में। तो ये जब डिसोसिएट हुआ तो एसीटेट आयन बना, फिनॉल डिसोसिएट हुआ तो फिनॉक्साइड बना। एसीटेट आयन इज मोर स्टेबलाइज्ड, तो जो सिस्टम ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा प्रोसेस उधर ज्यादा जाएगा, इसका मतलब ये ज्यादा डिसोसिएट हो रहा होगा रिलेटिवली। यस सर। ठीक है, तो अगर ये ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है तो फिर ये ज्यादा एसिडिक हो गया, स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया फिनॉल के कंपैरिजन में। तो मेरे लिए जो एसिडिक ऑर्डर हुआ वो क्या निकला? CH3COOH स्ट्रॉन्गर देन फिनॉल। क्या ये समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, इसका मतलब मैंने प्रूव कर दिया कि मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस implies more acidic parent. Can you relate the two things जो मैंने अभी बोला? More stable conjugate base implies more acidic parent. बट एसिटेट आयन कैसे ज्यादा स्टेबल है सर, उसे एक बार एक्सप्लेन कर दो ना। अबे यार ये 2 दिन से पढ़ रहे हैं हम लोग। ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड है बिकॉज इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, इसका नेगेटिव चार्ज थ्रू आउट ऑक्सीजन पे रहता है, इसमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स नहीं मिलते हैं उतने उस तरह से, और यहाँ नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम ऑक्सीजन टू। कितना बोलूं, ये तो ऑलरेडी कितनी बार कर चुके हो, नहीं याद आ रहा है? सर गॉट इट।
बाकी सबको क्लियर हो गया? यस सर। सर माय पॉइंट इज Yes, sir. फाइनल स्टेटमेंट क्लियर है क्या? मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, अभी प्रूफ किया हमने सब कुछ। अब उसको स्टेटमेंट में बना रहे हैं क्योंकि हमको उसको डायरेक्ट यूज करना है फ्यूचर में। वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस अगेन एंड अगेन, ये सब नहीं करेंगे, डिसोसिएट कराया वगैरह वगैरह, सीधे हम आंसर निकालेंगे। मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस implies more acidic parent. Is it clear? यस सर। यस सर। ठीक है। और less basic conjugate base implies more acidic parent, ये हम पहले ही कर चुके हैं। यस सर। सर दोनों और ये दोनों equivalent सेम चीजें, इसका मतलब है कि ये और ये एक ही चीज को इंडिकेट कर रहा है, तो ये दोनों चीजें सेम हो गई। समझ में आया? यस सर। सर मतलब लेस बेसिक की तरफ ज्यादा स्टेबल है। हाँ, बस ये आपस में रिलेटेड है। अब ये मत पूछना Yes. ना हाउ, ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो चुका है अब। हाँ सर, हाँ सर, गॉट इट। बोले बेटा somebody saying something, बाकी लोग कॉपी कर लो इसको। सर इसका तो बट सर आपने बोला था कि सर ऑर्गेनिक एसिड्स तो वीक होते हैं ना? हाँ, दोनों वीक है। हम तो कंपैरिजन कर रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि ये अनिल अंबानी बन गए या मुकेश अंबानी। अबे दोनों ही गरीब है, कौन कम गरीब है? ओके। दोनों ही वीक एसिड्स हैं। ये कोई H2SO4 HNO3 HCl जैसे नहीं है, बोथ आर वीक। पता चला कि ये 5% डिसोसिएट होता है और ये 2% डिसोसिएट हो रहा है, तो कौन ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है? 5%। तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया इसकी कंपैरिजन में। सर इसका नोट लगा दो ना। नोट ये लिखा है ना, ये नोट है। अरे सर ठीक है सर। इसमें केवल इतना आप यहाँ लिख सकते हैं, दिस इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और वाई मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, वो भी आप चाहे तो लिख लें। बिकॉज इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स एंड नेगेटिव ऑन ऑक्सीजन ओनली। ये बार बार लिखे, रट जाना चाहिए आपको। यस सर। आंसर अगर मोर बेसिक कॉन्जुगेट बेस होगा तो फिर वो लेस स्टेबल होगा। मोर क्या बोला आपने बेटा? सर अगर मोर बेसिक कॉन्जुगेट बेस हुआ तो फिर वो ज्यादा फिर वो कम स्टेबल होगा। हाँ, एंड उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा होगा। हाँ, बिल्कुल सही। सबने कॉपी कर, जो मैंने आपको बताया वो आप अच्छे से लिख कर रखो। मैं आपको एक ही आंसर अलग अलग स्टाइल से बताऊंगा, आप खुद को कंफ्यूज मत कर लेना, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन होगा तो फिर मैं कोई एक स्टाइल में आपको बेंड कर दूंगा। और अगर आप अलग अलग स्टाइल से सीखेंगे, कहीं पर कोई ऑप्शन मिला तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर लिखेंगे। तो जो मैंने अभी बताया उसको अच्छे से लिख लो। हो सकता है अचानक से मैं भी कुछ नया आपको बता दूं और आंसर वही आ जाएगा। यस सर। सर अगर इधर इनके कॉन्जुगेट के बारे में बात करेंगे तो फिर फिनॉक्साइड आयन मोर बेसिक कॉन्जुगेट बेस है ना? वाह, वेरी गुड, बिल्कुल सही, परफेक्ट। इस तरह के उल्टे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। यस। Should I remove everything?
यस सर, कब का Yes, लिखा sir. हो गया? गाइस अब ये जो स्टेबिलिटी है ये मैं आपको नए स्टाइल से बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। जैसे ए पे माइनस आया है ना, ये ए, तो मैंने क्या बोला आपको कि ये स्टेबल जितना ज्यादा होगा उतना इसका पेरेंट ज्यादा एसिडिक होगा। स्टेबिलिटी का एक जो मीनिंग है वो ये है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन समझते हो? यस सर, समझते हैं। नो डीलोकलाइजेशन भी बोल सकते हो। कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, डिस्पर्स करना चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं जितना ज्यादा डिस्पर्जन होगा ना उतना सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा। डू यू एग्री विद दिस पॉइंट और शुड आई एक्सप्लेन यू? सर Sir, I agree. यस सर, एग्री। सर कैन यू एक्सप्लेन? Sir, in short, resonance ज्यादा होगा। कैसे? नहीं, रेजोनेंस इज वन ऑफ द रीजंस फॉर डिस्पर्जन। डिस्पर्जन के कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। सर आप ये अपना लास्ट पॉइंट रिपीट कर सकते हैं? कौन सा लास्ट? सर डिस्पर्शन वाला आप क्या कह रहे थे? लिखा तो है मोर डिस्पर्जन मोर स्टेबल। सर मतलब डिस्पर्शन मतलब क्या? सर कुछ केसेस में चार्ज सेपरेशन की वजह से एरोमेटिसिटी इंट्रोड्यूस हो जाती है, तो स्टेबलाइजेशन ज्यादा इधर उधर मत भागना है, यहीं पर है ना चुपचाप। निगेटिव चार्ज है, डिस्पर्जन सोचना है उसके बारे में, ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ रहे। मैंने केवल इतना बोला कि देयर कैन बी डिफरेंट फैक्टर्स फॉर डिस्पर्जन। ठीक है, अब पहली चीज तो डिस्पर्जन को स्टेबिलिटी से रिलेट करते हैं। कोई सर- भी चीज, तुम ही बोल लो पहले सर डिस्पर्शन मतलब क्या? भाई, कोई इसको ट्रांसलेट करेगा क्या? Delocalization of electrons. तो स्प्रेडिंग। ज्यादा स्प्रेडिंग, बिल्कुल सही बोला। अब समझ में आया बेटा तुम्हें? यस सर। हाँ, अब मैं तुम्हें एक घरेलू एग्जांपल देता हूँ। डिस्पर्जन क्या होता है, उसका स्टेबिलिटी से क्या लेना देना है। जैसे मान लीजिए कि आप पिकनिक पे जाते हैं, है ना, तो पिकनिक पे जाने पर मम्मी अक्सर बोलती है कि पॉकेट में, एक ही पॉकेट में सारा पैसा मत रखो, अलग अलग पॉकेट में सारा पैसा इधर उधर डाल दो। तो जब चोर कोई अटैक करेगा एक ही पॉकेट से पैसे लेकर जाएगा, यानी तुम्हारा जो पैसा है वो तुम्हारे पास स्टेबल हो गया। अगर वो एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड हो गया तो उसको वो पूरा पैसा, यानी कि उस पर अटैक होने के ज्यादा चांसेस हो गए। वो एक अनस्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो निगेटिव चार्ज है जिसकी वजह से इसको आप बेस बोल रहे हो, अगर ये डिस्पर्स्ड हो जाता है, डिस्पर्जन किसी भी वजह से हो सकता है। कई बार साइज एनायन का बहुत बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया तो भी नेगेटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा, वो डिस्पर्स्ड हो जाएगा। कई बार रेजोनेंस की वजह से डिस्पर्स्ड होगा, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस चला गया, यानी कि उसकी डेंसिटी एक जगह पर कम हो गई। या फिर इंडक्टिव से डिस्पर्स्ड हो सकता है, बट वो पार्शियल होता है। ठीक है, तो डिस्पर्जन के अलग अलग फैक्टर्स हैं, बट डिस्पर्जन अगर होगा ज्यादा तो ज्यादा स्टेबल होगा। एंड इट्स नॉट ओनली नेगेटिव चार्ज, डिस्पर्जन किसी चीज का हो, जो भी चीज तुम्हारे पास एक्सेस में हो जाएगी वो आपको अनस्टेबल बना देगी। चाहे वो ज्यादा पैसा हो, ज्यादा गरीबी हो, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, ज्यादा नेगेटिव चार्ज, कुछ भी अगर ज्यादा हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, सिस्टम विल बिकम अनस्टेबल। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, उसको इधर उधर फैला। अगर बहुत पैसा आ गया गरीबों में बांटना है, ठीक है, बहुत गरीबी आ गई तो मांगने भी जाना है, यानी दोनों काम करना है आपको। तो यहाँ पर सिंपल सी, कोई भी चीज ज्यादा डिस्पर्स्ड होगी तो सिस्टम स्टेबलाइज होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगी तो सिस्टम डिस्टेबलाइज करेगा। क्या समझ में आया थोड़ा बहुत? यस सर। सर पूरा समझा। यस सर। सर आप इसका तो एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल तो ये सामने रखा हुआ है ना। ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू डिस्पर्स हो रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस के थ्रू डिस्पर्स हो रहा है, लेकिन किसमें ज्यादा डिस्पर्स हो रहा है? इसमें, क्योंकि इसमें जब नेगेटिव चार्ज मूव करता है बेटर रेजोनेंस होता है, क्योंकि इसमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे रहता है, यानी यहाँ डिस्पर्स होना चाहेगा। यहाँ पर तुम्हारा ऑक्सीजन माइनस को छोड़ के, माइनस ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन पे क्यों जाना चाहेगा? यानी यहाँ पर डिस्पर्जन कम हो रहा है इसके कंपैरिजन। समझ में आया? डिस्पर्जन ज्यादा हो गया, ये सिस्टम ज्यादा स्टेबलाइज किया, इसीलिए इसका पेरेंट ज्यादा एसिडिक हो गया।
Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Absolutely clear. सर अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है सर, आप एक और एग्जांपल दे सकते हैं? कोई इसका एग्जाम्पल नहीं बेटा, सिंपल से तुम्हारे पास खूब सारा पैसा आ जाएगा, तुम्हें टेंशन रहेगा, उसको डिस्पर्स कर दो, थोड़ा मम्मी को दो, थोड़ा पापा को दो, थोड़ा भाई को दो, थोड़ा सिस्टर को दो, पैसा बढ़ गया, तुम्हारा टेंशन दो। कोई भी चीज, इट्स नॉट ओनली नेगेटिव चार्ज, प्लस हो माइनस हो ऑड इलेक्ट्रॉन हो कुछ भी हो, वो जितना डीलोकलाइज होगा, डिस्पर्स्ड होगा, सिस्टम उतना स्टेबलाइज करेगा। अगर ये तुम नहीं समझ पा रहे हो तो इस स्टेटमेंट को रट लो, मोर डिस्पर्जन मोर स्टेबिलिटी, क्योंकि इससे ज्यादा एग्जांपल्स नहीं दिए जा सकते, ये कॉमन सेंस की बात हो गई। अब सर तो उस हिसाब, सॉरी सर उस हिसाब से तो सर ओ के पास जो सर नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन है सर, वो फिनॉल की रिंग में तो सबसे ज्यादा घूमेगा ना सर, तो ज्यादा डिस्पर्स होगा। अरे भाई घूमेगा, लेकिन वो क्या माइनस कार्बन पे जाना चाहता है? जाना ही नहीं चाहता तो घूमने का मतलब ही नहीं है। पहली चीज है, ओ अपना इलेक्ट्रॉन, ये माइनस है, ओ पे रहना चाहता है। यहाँ पर वो कह रहा है दोनों जगह उसको ओ ही मिल रहा है, तो वहां ज्यादा आसानी से जाएगा रेजोनेंस करने। यहाँ पर वो कार्बन पे मूव कर रहा है, तो वो रिलीज ही नहीं हो पा रहा उस तरह से जितना यहाँ रिलीज हो रहा है रेजोनेंस। ओके सर, आप ऐसे सोचो, इससे मतलब नहीं होता है कि तुम्हारे पास ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। मैंने इसीलिए तो लिखा था कि मोस्टली ऐसा होगा कि ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे तो ज्यादा स्टेबल होगा। बट के बाद वो 3-4 पॉइंट्स आए थे इंपॉर्टेंट वाले, रिकॉल करिए। तो ये वैसा ही हो गया ना कि मान लीजिए कि आपके पास 4 पतले पतले फ्रेंड्स हैं, एकदम सूखे सूखे, और तुम किसी को पीटने जा रहे हो, उसके 2 ही फ्रेंड्स हैं लेकिन बहुत मोटे ताजे, तो कौन जीतेगा? जिसके पास पावर ज्यादा है। तुम्हारे पास नंबर था फिर भी हार गए, क्योंकि हर बार नंबर मैटर नहीं करेगा, लेकिन हाँ बहुत बार ऐसा होगा कि नंबर ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई, वो अपने आप समझ में आता है। बट जरूरी नहीं कि हर बार। वैसी एग्जाम्पल ये है, बहुत बार ऐसा होगा कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा थे तो ज्यादा डिस्पर्जन हो गया, बट हर बार नहीं होगा। तो ये वो एग्जाम्पल में फॉल किया जिसमें वो बट करके जो पॉइंट्स लिखा है तो वो वैलिड हो गए। Now should I remove this part? सर तो एसिटिक एसिड में ज्यादा डिस्पर्शन होगा ना? हाँ ओके सर। ये पॉइंट आप लिख लेना जो भी है इसको, मोर डिस्पर्जन मोर स्टेबिलिटी। मैंने बोला ना, एक ही आंसर को अलग अलग स्टाइल से निकाल रहे हैं, सब आपस में रिलेट करेंगे बाद में, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम है ऑप्शन में वो क्या लिख कर देगा। तुम्हें आंसर पता है, एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, बट वो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखता है, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज लिखेगा, स्टेबिलिटी लिखेगा, कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी पे बोलेगा, वी डू नॉट नो। जो दे दे वो उसका आंसर हम उसके अकॉर्डिंगली दे देंगे। Sir. Yes. So instead of more dispersion, can we use the word easy dispersion? Easy dispersion. More dispersion तो ज्यादा अच्छा है ना, ज्यादा डिलोकलाइज हो गया। सर क्योंकि आपने जो एग्जांपल दिया उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली डिलोकलाइज हो रहा है। इजीली तो वो इजीली हुआ, इसीलिए तो ज्यादा डिस्पर्जन हो रहा है। मान लीजिए कि एक छोटा एटम है एनायन और एक बड़ा एनायन है, तो आप यहाँ क्या वर्ड यूज करोगे, मोर डिस्पर्जन या इजी डिस्पर्जन? मोर डिस्पर्जन। तो इसीलिए मोर डिस्पर्जन इज बेटर। आप इजी कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर ही निकालना है। वहां कौन सा आपको पूछने वाला है मोर लिखना या इजी। Should I remove this? Yes, sir. Sure, sir. Okay. Guys, this is the example. अभी और लेंगे एग्जाम्पल, उससे पहले आप लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ Ka and pKa। सर ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन एसिड वाले में ही है। विद इन दैट एप्लीकेशन
ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। हैव यू डन आयनिक इक्विलिब्रियम? No, sir. No, sir. No, sir. In chemical equilibrium or ionic equilibrium, they will tell you this. Again, I'm writing the dissociation equation, and we already know more dissociation means more strength of the acid. ठीक है? अब Yes. इसमें जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ोगे ना, तो एक वो कांस्टेंट डिफाइन करते हैं इसके लिए। ये एक्चुअली इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। याद करो, मैंने बोला था एसिड प्लस बेस गिविंग बेस प्लस एसिड, तो वो एक इक्विलिब्रियम समझ लीजिए कि सेट हो गई। इसके लिए वो एक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग प्रोसेसेस के लिए अलग अलग होता है। जैसे ये डिसोसिएशन है, तो वी विल राइट डिसोसिएशन कांस्टेंट। ए मींस एसिड, के मतलब कांस्टेंट है जो डिसोसिएशन कांस्टेंट, और इसको हम लिखते हैं एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस जो प्रोडक्ट की होती है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, और डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्टेंट में है। Yes. यहाँ पर रिएक्टेंट में HA है और प्रोडक्ट्स में H प्लस एंड A माइनस है, तो दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और ये इक्विलिब्रियम वैल्यू है, या आप ऐसा बोलो ये इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशंस है। जब ये दोनों मैच कर गई या इक्वल हो गई तो आप समझ लेना कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, यानी उससे ज्यादा H प्लस आपको सिस्टम में नहीं मिल सकता। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ये सब नहीं भी जानोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल आपको मैं ये रिलेट करा रहा हूं कि जो Ka है और ये H प्लस है ये प्रोपोर्शनल है। तो कैन आई से मोर Ka implies more acidic HA? Yes, ये sir. समझ में आया क्या ये इक्वेशन देख के? Yes, sir. Yes, sir. बस Yes. मेरे को यही आपको बताना था। मैं अगर ये ना भी बताता आप ये रट लेते, मोर के मींस मोर एसिडिक, क्योंकि क्वेश्चन वो आजकल क्या पूछने लगा है, रादर देन आस्किंग राइट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, वो बोलता है राइट के ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग एसिड्स। तो एक्चुअली में के ऑर्डर आप निकाल ही नहीं सकते, वो तो एक्सपेरिमेंट है, लेकिन आप थ्योरेटिकली एसिडिक स्ट्रेंथ बता सकते हो, एंड एसिडिक स्ट्रेंथ के से मैच करती है, तो ऑर्डर विल बी सेम। क्या इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes, yes. अब इफ यू रिकॉल 9th या 10th में आपको पीएच पढ़ाया गया था, याद है? Yes, sir. Importance है Yes, तो sir. Yes, sir. वो सब कहने की बातें। पीएच या जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो ये potential नाइट्रोजन। हाँ नाम से मुझे कोई लेना देना, उसकी नाम का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ये अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने मैथमेटिकली डिफाइन कर दिया है पीएच। ये केवल स्केल्स होते हैं, चाहे वो आप H प्लस स्केल्स डायरेक्टली निकाल लेते, लेकिन क्या होता है कि हम लोग ज्यादातर डाइल्यूट सॉल्यूशंस में डील करते हैं, जैसे 10⁻⁻3, 10⁻⁵। तो अगर आप किसी से पूछा जाए 10⁻⁻3 बड़ा है या 10⁻⁵, तो इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट कि ये तुरंत आप बता दें। ठीक है, ऑटो रिक्शा वाले से पूछ लो 10⁻3 बड़ा है 10⁻5, थप्पड़ मार देगा तुम्हें, बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। ठीक है, लेकिन अगर तुम उससे ये पूछो 3 बड़ा है कि 5, तो भी थप्पड़ मार देगा, बोलेगा मजाक कर रहा है मेरे साथ, इतना खराब क्वेश्चन पूछ रहा है। दोनों देखे, ये डिफिकल्ट हो गया उसके लिए, ये बहुत आसान हो गया। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने एक ऐसा मैथमेटिकल डेफिनेशन बनाया जिससे वही एक कॉम्प्लिकेटेड H प्लस वाला नंबर एक इजी नंबर में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया? तो अब किसी से पूछा गया 10⁻³ बड़ा था, तो यानी ये ज्यादा एसिडिक था इसके कंपैरिजन में। तो रादर देन सेइंग ये, उसने कहा pH 3 है, बोला अच्छा pH 3 है तो ज्यादा एसिडिक हो गया।
तो ये रिलेट कर दिया गया अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो ये कोई तूफानी चीज नहीं है, केवल एक मैथमेटिक्स में हमने उसको डिफाइन करके कन्वर्ट कर दिया अपनी कन्वीनियंस के लिए, एक नया स्केल बनाया है। हो सकता है कि अगर ये ना भी करते तो भी हमारे सारे आंसर्स आराम से निकलते। सेम मैनर में ये तो सोल्यूशन के लिए डिफाइंड है, टीएच वगैरह किसके लिए डिफाइंड है? सोल्यूशन के लिए। Solution. कंपाउंड्स के लिए के डिफाइंड है, और उसका ही दूसरा वर्जन है पी के। तो पी के मैथमेटिकली क्या लिखोगे? माइनस लॉग Log K. इसी तरह बेस के लिए क्या होगा? पी के बी। माइनस ये सब मैथमेटिकल डेफिनेशंस है और कुछ नहीं है, खाली अपनी कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि के का वैल्यूज भी इसी तरह का होता है, 10 सम नेगेटिव नंबर ऐसा रहता है। तो अब आप बोलो अगर के बढ़ेगा तो पी के कम होगा कि बढ़ेगा? सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। मैथ्स नहीं आता तुम लोग। ये सर देखो 10⁻³ 10⁻⁵, जब 10⁻⁵ से 10⁻³ गए यानी h प्लस बढ़ाया तो pH बढ़- कम हुआ है बेटा, यहाँ पर भी कम होगा ना। हाँ pH कम। इसका मतलब है हम लोग अब फाइनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, मोर Ka implies less Pk implies more acidic compound। तो अब आपसे वो इस चीज का ऑर्डर पूछ ले तो भी आप लिख सकते हो, 3 कंपाउंड्स दिया है, 4 कंपाउंड्स दिया है। इसका ऑर्डर पूछेगा तो भी लिख लोगे, सेम ही होगा। इसका Yes, ऑपोजिट ऑर्डर हो जाएगा। आई बिलीव अब आप के पी के से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको अल्टीमेटली एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है। इज इट क्लियर? यस yes, सर। sir, clear. सर अब तीनों में इंटर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा क्या? अब हमने पढ़ लिया तो। तीनों में मतलब के पी के और एसिडिक कंपाउंड, हाँ सर। तो तीनों ही तो रिलेटेड है। मोर एसिडिक मतलब मोर के मींस लेस पी के। Yes, yes. Copy everything quickly. सर आपने वो ब्रैकेट्स का क्या मतलब बताया? ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में अगर कुछ लिखा है तो उसको कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। ओके सर। ज्यादा एक्यूरेट एक्टिव मास होता है, बट अपने सिलेबस के हिसाब से उसको कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। सर कौन सा मास? एक्टिव मास। एक्टिव मास, किसी भी रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट करता है उसको एक्टिव मास कहते हैं। ये सब आपको फिजिकल केमिस्ट्री में वो पढ़ाएंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम वगैरह। ओके सर। Have you all copied this? Yes. Yes, sir. So just a minute. Okay. Sir. सर आपने लास्ट में मोर एसिडिक के बाद क्या लिखा है? मोर एसिडिक Compound. कंपाउंड। गुस्सा नहीं बेटा।
गाइस अगर कॉपी कर लिया हो तो गो टू एक्सरसाइज 1 अपनी बुकलेट में, क्वेश्चन नंबर 12, 13, ये दो क्वेश्चंस करिए। क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। So can you repeat question number? Question number 12 and question number 13. Okay, sir. क्या बोला बेटा आपने? सर वो एक्सरसाइज का नाम पूछिए। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 12 and 13। Done? Yes, sir. Yes, sir. Guys, 12th क्वेश्चन देखो पहले। फर्स्ट कंपाउंड ये दिया हुआ है, तो जो मेथड अपने को आता है वो करते हैं। कॉन्जुगेट हमने बेस लिख दिया, HOCO। अच्छा, 2 COH दिया है, इसका ये मतलब नहीं दोनों से H+ निकाल दो, एक से ही निकालेंगे, दूसरा केवल अपना इफेक्ट दिखाएगा, ऐसा। फिर HOCOCH2COOH, HOCOCH2COO-, and fourth one is CH3COOH। इट्स नॉट अबाउट कि आपने आंसर निकाल दिया, आप कॉन्सेप्चुअली देखो। फर्स्ट check, am I audible? Somebody saying can't hear. Sir, yes, you are audible. आवाज आ रही है सर। Sir, clear है। First check resonance। याद रखना resonance dominate करता है, हमने पहले भी लिखा हुआ है। So you will realize in all cases same type of resonance। Can you see? Oxygen CO के साथ सब में resonance कर रहा है। That means Yes, sir. now we fail to decide our answer with the help of resonance। फिर नेक्स्ट फैक्टर क्या? इंडक्टिव हमने पढ़ा है। इधर कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या विड्रॉइंग हो, H कुछ नहीं करता, ये विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाया इंडक्टिव। इसको देखो, ये भी विड्रॉइंग ग्रुप है। हमेशा एंड वाले कोशिश करना कि आपको पता चलना चाहिए, वाया इंडक्टिव। लेकिन ये थोड़ा दूर हो गया। और इंडक्टिव क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। Yes, sir. जितना पास में जाएगा उतना इफेक्ट ज्यादा लगाएगा,
तो ये दूर हो गया, यानी इसका विड्रॉइंग पावर सेकेंड वाले के कंपैरिजन में कम हो गया। ये उल्टा रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाया इंडक्टिव। तो आउट ऑफ दीज फोर, कैन यू टेल मी इन विच केस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑक्सीजन इज मैक्सिमम? फोर्थ केस। फोर्थ केस, लास्ट केस। इसीलिए ये मोस्ट बेसिक कॉन्जुगेट हो गया। यस सर। इसीलिए इसका पेरेंट मोस्ट एसिडिक, लीस्ट एसिडिक। और इन सब में ये विड्रॉइंग सबसे ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुआ। मतलब ये लीस्ट बेसिक हुआ, तो पेरेंट क्या हो गया? मोर एसिडिक, मोस्ट एसिडिक। इसमें विड्रॉ ही नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है, तो ये सेकंड नंबर पे एसिडिक होगा। तो आंसर आप इसका लिखेंगे सेकंड मोस्ट एसिडिक, फिर लिखेंगे थर्ड, फिर लिखेंगे फर्स्ट एंड फिर लिखेंगे फोर्थ। ये आपका एसिडिक ऑर्डर हो गया, या फिर आप इसको के ऑर्डर बोल सकते हो। इसका अपोजिट होगा पी के ए ऑर्डर। तो ये पूरा आप अच्छे से कॉपी करना, इवन दो आपको आंसर आया, बट आप यहाँ लिखें कि फर्स्ट चेक रेजोनेंस, then since in all cases resonance identical type, that is why we check inductive effect। फिर आप ये पूरा कॉपी कर लो। सर एक डाउट है सर। बोलो ना बेटा। सर आपने एक बार बोला था कि हम किसी भी बेसिक कैरेक्टर में बेसिक कैरेक्टर को कंपेयर करके एसिडिक कैरेक्टर नहीं बता सकते हैं। बता तो किसी दिया। भी ग्रुप का नहीं सर, आपने एक बार बोला था पहले तो क्लास में। क्या चीज बोला था? कि सर हम एसिडिक बिहेवियर नहीं बता सकते किसी भी बेसिक कैरेक्टर कंपेयर करके। हाँ, तो हमने इसका कंपाउंड का बेसिक कैरेक्टर थोड़ी ना चेक किया, हमने उसके कॉन्जुगेट का बेसिक कैरेक्टर चेक किया, और हमने कॉन्जुगेट एसिड बेस थियरी लगाई। हमने ये नहीं चेक किया है कि इसमें इन चार कंपाउंड्स में से कौन कम बेसिक है इसलिए वो ज्यादा एसिडिक हो गया। ऐसा उल्टा सीधा हमने नहीं बोला है। ये चारों कंपाउंड एसिड है, इनके लिए खाली एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की हमने। व्हेन वी रोट द कॉन्जुगेट बेस फॉर ऑल, तो उनके बेसिक स्ट्रेंथ जो कॉन्जुगेट है उनके बेसिक स्ट्रेंथ का डिस्कशन किया हमने। ओके सर, समझा। वो गड़बड़ नहीं करना है, ये अपना ऐसे गलत वाला नहीं बोलना है कि हम ज्यादा गरीब हो गए तो फिर अमीर नहीं है, ये सब उल्टा सीधा नहीं बोलना है। इसमें स्ट्रेट है, अगर कंपाउंड एसिड है तो एसिड ही बोला जाएगा उसको। सर हमने रेजोनेंस को क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि रेजोनेंट चारों केसेस में एक जैसा लग रहा है। O माइनस का रेजोनेंस CO के साथ सब में हो रहा है। सर बट जिस केस में सर जैसे सेकंड और थर्ड में तो सर ज्यादा होगा ना? क्यों ज्यादा कम होगा भाई, सब एक जैसा है। कांट यू सी आइडेंटिकल रेजोनेंस है बेटा। हाँ सर, हाँ सर। सर वो थर्ड वाले में आपने क्या लिखा है? इंडक्टिव डिस्टेंस। इंडक्टिव इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। ओके सर। तो ये इंडिकेट करता है बिटवीन 2 and 3। सेकेंड में इंडक्टिव इज मोर। तो फिर मोर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। विथड्रॉइंग, उसको ही हमने स्टेटमेंट बनाया था। क्या स्टेटमेंट हमने याद करिए इंडक्टिव के टाइम पे लिखा था? मोर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप implies more acidic। ठीक है, मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप implies less acidic। इसमें रिलीजिंग ग्रुप था तो लेस एसिडिक निकला, इसमें विड्रॉइंग ग्रुप था तो मोर एसिडिक निकला। ये स्टेटमेंट लिखा था क्या? ये हमने इंडक्टिव के टाइम पे स्टेटमेंट लिखा था। आप बार बार इसको लिखो जब तक आपको याद नहीं हो जाता।
Done. Should I remove this? Just a second. Yes. Guys, 13th question में they have asked pKa order. तो हमें इतना ज्यादा सोचना नहीं है, केवल ये बोलना है कि जिसमें विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा है, अच्छा है, NO2 सबसे अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप पता, आप इंडक्टिव देख सकते, इसमें भी वही है, रेजोनेंस एक जैसा मिलेगा, तो COH देख के ही पता चल गया अपने को, तो सब में रेजोनेंस एक जैसा है, तो इंडक्टिव बच रहा है, इंडक्टिव के ग्रुप्स चेक कर लिए, NO2 सबसे पहले आता है, वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो अगर मैं एक ऑर्डर लिखूं 13th के लिए या एसिडिक ऑर्डर लिखूं, तो फिर उसका आंसर होगा A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, और अगर pKa ऑर्डर आएगा तो वो हो जाएगा A लेस देन B लेस देन C। इसमें भी कुछ बड़ी बात नहीं थी, सबको आसानी से आ जाएगा। सर 13th में भी तीनों वाले में रेजोनेंस सेम ही होगा ना? 13th वाले में सब में रेजोनेंस एक जैसा होगा, क्योंकि सब में COH से H हटाया, वही तो है जैसा 12th है, एग्जैक्टली वैसे ही होगा। ओके सर। डन? Yes, sir. Somebody saying सर आपने बोला कि आप केमिस्ट्री में वीक थे, आपने क्या किया फिर इम्प्रूव करने के लिए? बेटा तब कुछ नहीं किया था, वो इमेच्योरिटी थी, तो मैं केमिस्ट्री को अच्छा मानता ही नहीं था, मुझे लगता था मैथ्स और फिजिक्स ही बहुत अच्छी है। चलिए ये सब धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस से सब आने लगेगा, और मेच्योरिटी से आप पढ़ाई करिए, आप तीनों सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम दीजिए, फिर आपको पता चलेगा आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है। तो आप पहले से डिसाइड मत करके रखिएगा कि मेरे को ये ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं यही पढूं, आप सबको टाइम दो, फिर आप डिसाइड करना आपके लिए ज्यादा अच्छे मार्क्स कौन ला कर देता है। गाइस ये मेरे ख्याल से सब लोग आंसर आराम से लिख देंगे अगर मैं क्वेश्चन दूं। राइट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर फॉर ये एंड इसमें मैंने ये डाल दिया। अब आप बताओ इसको कहाँ फिट करोगे? फटाफट आंसर दो। वेरी गुड, फटाफट आंसर दीजिए बेटा। वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। गाइस अब देखो इन दोनों का आंसर तो आपको नहीं गलत होना चाहिए, है ना? अब इतना इसको रट लेना चाहिए इसको, भले हमने कॉन्सेप्चुअली किया, वी हैव डन एवरीथिंग, नाउ यू शुड नो कि एसिटिक एसिड इज मोर। और अगर आप भूल भी जाएं तो आप सोचें ये खानदानी एसिड है, इसका सरनेम ही एसिड है, एसिटिक एसिड, इसका क्या है? फिनॉल। पर कितनी बेइज्जती के टाइम पे उसको बोल रहे हैं।
इसका खानदानी एसिड, इसको तो तुमको लिख, अगर मान लीजिए नहीं भी आता है फिर भी बोले अरे इसका सरनेम ही एसिड है, जिसके नाम में अमीर लिखा हुआ उसको तुम गरीब बोल रहे हो, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो ये एसिटिक एसिड नंबर 1 है और इसको प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। सबके कॉन्जुगेट बना लो एंड इन विच केस नेगेटिव चार्ज इज मैक्सिमम डिस्पर्स्ड, तो आप बोलेंगे यहाँ पर नो रेजोनेंस, यानी कि ये लीस्ट डिस्पर्स्ड है, और इन दोनों में रेजोनेंस है, बट इसमें बेटर है, तो ये मैक्सिमम डिस्पर्स्ड हो गया। मैक्सिमम डिस्पर्स्ड हो गया तो ये स्टेबलाइज कर जाएगा, लेस बेसिक हो जाएगा, तो इट्स पेरेंट विल बी मोस्ट एसिडिक। तो आंसर क्या होगा? CH3COH ग्रेटर देन फिनॉल ग्रेटर देन एल्कोहल। आपने 3 चैप्टर्स अपने सिलेबस के उनका आपस में कंपैरिजन कर दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड इज इन योर सिलेबस, फिनॉल इज इन योर सिलेबस, एल्कोहल इज इन योर सिलेबस, और उनका अगर कंपैरिजन आ गया तो एक्सेप्शनल बिहेवियर को छोड़ दे तो जनरलाइज्ड वे में आप ऐसा लिख सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, मोर एसिडिक देन एल्कोहल। राइट दिस। सर इसमें एक्सेप्शनल बिहेवियर किसका था? आएगा बेटा, अभी वही सब कुछ अपने आप निकलेगा। ओके। Should I remove this? Just a second. Yes, sir. Guys, अब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूँ, अपना दिमाग लगाइएगा, ठीक है, और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आंसर दीजिए। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताना है बस। क्विक आंसर। सबने अटेम्प्ट कर लिया? सर 1 मिनट। अब तक जितना भी क्वेश्चन आपने किया है, दिस इज रिलेटिवली डिफिकल्ट।
Done, sir. Should I discuss? Yes, sir. सब। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? राइट कॉन्जुगेट बेस। लिख देते हैं। फर्स्ट केस का कॉन्जुगेट ये है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है एंड फोर्थ में ये है। गाइस चेक डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्या चेक करोगे सबसे पहले? डिस्पर्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। ना डिस्पर्जन तो चेक करोगे रेजोनेंस के थ्रू। लोन पेयर सिंगल डबल, कैन यू सी रेजोनेंस? Yes, sir. क्या इसमें भी No, रेजोनेंस sir. है? नो सर। नो, तो यहाँ लिखेंगे नो रेजोनेंस। इसका मतलब है लीस्ट डिस्पर्जन। तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, यानी कि ये मोस्ट बेसिक कॉन्जुगेट हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इसमें NO2 है कि नहीं है, मोस्ट बेसिक कॉन्जुगेट हो गया। तो इसका पेरेंट क्या हो जाएगा? लीस्ट एसिडिक। इज इट क्लियर? ये सबको क्लियर है? Yes, sir. क्योंकि ये आपको अभी आना चाहिए, बाद में क्विक मैनर पे करना है सब कुछ। अभी आप सब कुछ लिखें, एवरीथिंग जो भी यहाँ डिस्कशन चल रहा है। मैं जितना बोल रहा हूँ उससे ज्यादा ही लिखो, कम नहीं लिखना। अब ये दीज आर द 3 केसेस वेयर आइडेंटिकल रेजोनेंस, कैन यू सी? यस सर। Yes. And now we'll check for अगर केवल electron. नहीं सुन लो, अगर केवल इतना पार्ट दिया होता तो इक्वली एसिडिक होते, लेकिन इसमें NO2 दिया, इसमें OCH3, इसमें कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं का मतलब H होता है। अब ये जो अटैच ग्रुप है, कहीं ये तो नहीं रेजोनेंस लगा रहे हैं? यस, NO2 भी डबल सिंगल डबल की वजह से विड्रॉ करता है वाया रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाया रेजोनेंस। आप चाहिए तो रेजोनेंस वाली लिस्ट में चेक कर सकते हो, जहां पर +M -M लिखा है, ये -M का ग्रुप है। ठीक है। OCH3 लोन पेयर सिंगल डबल वाला रिलीजिंग ग्रुप है, यानी ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाया रेजोनेंस। ठीक है। तो बताओ ये NO2 इस O- की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर रहा है कि उधर पुश कर रहा है? पुल Pull कर रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें पहले से डिक्रीज कर रही थी और डिक्रीज कर गई। क्या विजुलाइज कर पा रहे हो सिचुएशन? यस सर। इसमें Yes, इलेक्ट्रॉन sir. डेंसिटी कम हो रही है, लेकिन इधर से उसका अपोजिट भी इफेक्ट लग रहा है। यानी इसमें रिलेटिवली जो होगा, चाहे वो डिक्रीज इंक्रीज कुछ भी हो जाए, लेकिन इसके कंपैरिजन में वो कम है। इतना समझ में आया क्या? Yes, sir. और इधर कुछ भी नहीं हो रहा है। सो आउट ऑफ दीज 3 ये लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला केस हो गया। लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब लीस्ट बेसिक, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कर गया। इसका पेरेंट क्या हो जाएगा आउट ऑफ 4 केसेस? मोस्ट एसिडिक। मोस्ट एसिडिक, यानी 2 सबसे ज्यादा एसिडिक। इसमें रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ था, ये खराब हो गया। इसमें कुछ नहीं था, ये बेटर है। ये ऑर्डर हो गया इन पहले 3 का। और ये जो है, ये तो हमने पहले ही प्रूव कर दिया था। भले ही NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन ये स्टार्टिंग का ही रेजोनेंस फेल कर गया, तो ये 4 हो गया। कॉपी कर लो। सेकंड इसमें केवल आपको इतना लिखना होगा कि एक बार ये डिक्लेयर कर दिया, इसको सेपरेट कर दो। फिर इसमें लिखना आउट ऑफ दीज 3 केसेस इन सेकेंड केस
NO2 is electron withdrawing group via resonance, while third case OCS3 is electron releasing group via resonance. So in the second case, the electron density on O will be minimum out of these three, among these three, ऐसा करके. तो ये electron density minimum, that is why its parent is most acidic. इसको कॉपी कर लो और नेक्स्ट लेक्चर में फिर से क्वेश्चन लेंगे. आप रीड करके रखना अच्छे ढंग से, और फिर जो डाउट होगा स्टार्टिंग में ही आप पूछ लेना. पहले इसका डाउट आपको बता देंगे जो भी आज अभी तक पढ़ा है, एंड देन एक सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको दूंगा. So is the lecture over? Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Thank you, sir.